बांग्लादेश में लंबे समय के बाद चुनाव हो रहा है। 35 साल बाद ये कहा जा रहा है कि नया प्रधानमंत्री मिलेगा, क्योंकि बैटल ऑफ बेगम्स इस बार नहीं है। क्या उम्मीद करें इस चुनाव से? क्या राजनीतिक स्थिरता आ पाएगी और जो हालात बांग्लादेश में बने हुए हैं वो सुधर पाएंगे? जय हिंद वंदना जी। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। आज जो बांग्लादेश में चुनाव हो रहे हैं उसमें नतीजा जो भी हो, चाहे बीएनपी जीते चाहे जमात जीते, बांग्लादेश का जो भारत की तरफ पहली बात रुख है उसमें कोई बदलाव नहीं आए। दूसरा, जिस तरह से बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान के साथ एक कड़े रिश्ते में आ चुका है उस पे भी कोई हल्काहट नहीं आई। तीसरा, जो बांग्लादेश के लिए अहम तौर पे इंपॉर्टेंट है, क्या बांग्लादेश में तरक्की होगी जिस तरह से शेख हसीना के समय में हुई थी, जब 2020 से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से अच्छी हो गई थी। जी। वहां की पर कैपिटा जीडीपी भारत की पर कैपिटा जीडीपी से बढ़ गई थी। हम्म। ये एक सबसे अहम सवाल है जो कि आज बांग्लादेश के 12.7 करोड़ मतदाताओं के सामने है। और मेरे को नहीं लगता कि जो भी इन दोनों में से पार्टी आएगी, क्योंकि दोनों, पहली बात, ये कट्टर इस्लामिक पार्टियां हैं। दूसरा, ये दोनों कट्टर भारत विरोधी पार्टियां हैं। तीसरा, इन दोनों पार्टियों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे अत्याचारों पे कोई इन्होंने बयान नहीं दिया, मतलब इन्होंने एक तरह से उसका समर्थन किया है। तो इन हालातों में बांग्लादेश की अंदरूनी हालत में भी कोई स्थिरता नहीं आएगी, वहां की अर्थव्यवस्था में भी कोई ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। जिस तरह से 1.5 साल से बांग्लादेश में उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, वहां अस्थिरता, शांति है। मेरे को नहीं लगता कि आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदरूनी तौर पे कोई ज्यादा बड़ा फर्क पड़ेगा इन चुनावों के बाद। हुसैन जावेद साहब, इस पूरे चुनाव की वैधता पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी को इस चुनाव से बाहर रखा गया है, अवामी लीग को प्रतिबंधित किया गया है, और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि एक बड़ा तबका है जो इस चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। आपको उम्मीद है कि ये जो चुनाव है वो बांग्लादेश का भविष्य तय करेगा? जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया, और जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने ये सुना था कि 12 को चुनाव होंगे, नहीं होंगे, क्या हो जाएगा। ऐसा ना हो कि ये चुनाव कैंसिल हो जाए, कोई इस तरह का बहाना बन जाए। तो जी अच्छी जी। बात तो ये कि चुनाव अपने वक्त पे हो रहे हैं, और बंगला अवाम को एक लंबे अरसे के बाद वोटिंग के जरिए जो उनकी राय है वो इस तरह अपनी सामने लाने का मौका भी मिल रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, और आई थिंक इसको इंडिया को भी इसको पॉजिटिव देखना चाहिए। दूसरी बात, आपने यहाँ पे बात की अवामी लीग की। देखिए, सबको पता है कि जो जो वहां पर एक तरह का जुलाई का आंदोलन हुआ, 1400 लोग अपनी जान से गए थे, और उसकी जो जिम्मेदारी वो सीधा सीधा हसीना सरकार पर आती थी। और जिस तरह से वो वहां से भागी हैं, और जो कुछ भी हुआ आपके सामने है। और आज आप देखें ना, जेनजीज को देख लें वहां पे, आप उसमें जमात को देख लें, बीएनपी को देख लें, और आम आप बंगला अवाम को देख लें, कोई अवामी लीग को मिस नहीं कर रहा है। और ये अपने आप में एक बिल्कुल एक तरह का रियलिटी चेक भी है। तो मैं समझता हूँ कि अवामी लीग के लिए तो एक लंबे अरसे तक वहां पे कोई अच्छी उम्मीद नहीं है, क्योंकि जिस मुल्क की यूथ किसी भी पार्टी के खिलाफ हो जाए ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनका दोबारा से अपना कदम जमाना। तो मैं समझता हूँ इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि आज नया बांग्लादेश जो है वो इस तरह से सामने आ रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, सोडी साहब ने कहा कि अगर वहां पर बीएनपी जीते या जुमात जीते तो ये दोनों ही एंटी इंडियन होगी। मैं नहीं समझता, मुझे कम से कम बीएनपी से तो ये उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनके जो लीडर हैं तारिक रहमान साहब, उन्होंने तो खुला कहा हम इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे किस्म के ताल्लुकात चाहते भी। और ऐसी भी खबरें कि इंडिया ने भी बैक चैनल के थ्रू उनसे इस तरह का राब्ता भी किया कि हम आगे इस तरह मिलकर चल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ चलिए, बीएनपी आगे पाकिस्तान तो वो खुलकर यहाँ BNP पर के अच्छा होगा। जमात इस्लामी की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि अब जमात इस्लामी बेहतर होगा, बीएनपी से बेहतर है। अरविंद सिंह तेजावत जी, जो मुख्य मुकाबला है वो तो बीएनपी और जमात इस्लामी में ही है, लेकिन दोनों ही पार्टियां क्या एक बैलेंस बना सकती हैं? जो कम्युनिटीज़ में बैलेंस देखा गया था शेख हसीना के सरकार के दौरान, और उनके तख्ता पलट के बाद से जिस तरह की अस्थिरता बनी है, जो अराजकता हुई, खासतौर से जो अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। चुनाव के वक्त भी एक हिंदू की निर्मम हत्या की खबर सामने आई है, जिसमें हाथ पैर बांधकर उनकी हत्या की गई है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए वंदना जी, ये सच है कि वहाँ बांग्लादेश में सांप्रदायिक राजनीति चलती रही है काफी लंबे समय से। पर यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये खाए चाहे वो जमात इस्लामी हो या बीएनपी हो,
इन दोनों के ही पार्टी चीफ ढाकेश्वरी मंदिर गए थे। और इसका कारण ये है कि 8% वहाँ हिंदू आबादी है, और अगर उन्होंने वोटिंग की तो वो परिणाम काफी बदलने की स्थिति में है। तो दोनों ही पार्टियां हैं वो हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे, तो हिंदू वोटर्स का काफी वहाँ अहमियत है। दूसरी बात यह है कि जो बीएनपी के जो चीफ हैं, उनकी माँ जब बेगम खालिदा जिया उनकी जब डेथ हुई थी, तब हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है वो भी गए थे वहां पे। तो ये एक तरीका जेस्चर था, और रहमान साहब की तरफ से भी लगभग ऐसा ही है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो भारत के साथ रिश्ते दुरुस्त करेंगे। क्योंकि एक बात ये तय है कि बांग्लादेश में चाहे कोई से भी पार्टी रहे, चाहे वो जमात इस्लामी रहे या बीएनपी रहे, वहां की वोट बटोरने के लिए तो वो ठीक है, पर उनको पता है कि इतना दूर जो पाकिस्तान है, जिसपे सामान ढोने के लिए भी पूरा का पूरा हिंद महासागर, वो पूरा भारत का चक्कर लगाना पड़ता है, तो वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान से बांग्लादेश के रिश्ते कोई फायदेमंद रिश्ते नहीं है। यह आगे आने वाली सरकार को भी पता चलेगा। हाँ, चीन से कुछ अगर दबाव होगा तो वो बात अलग है, पर ये निर्भर करेगा कि इस रीजन में, खासकर बांग्लादेश में, चीन कितना इन्वेस्ट करेगा, वह भी अमेरिका को काउंटर करने के लिए। तो यह चीजें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात यह कि ये ऐसी पहली स्थिति नहीं है। 2001 से लेकर 2006 के बीच में भी बीएनपी लेड गवर्नमेंट थी, और उसमें जमात इस्लामी जो है वो साथ में था, इन दोनों ने मिलकर सरकारें बनाई थी। तो भारत को पता है, कुछ पुराने संबंध भी है, और अभी जमात इस्लामी के जो चीफ है उन्होंने ऐसा दावा किया है पब्लिकली कि जो इंडियन जो हाई कमीशन है उसकी तरफ से उनसे संपर्क साधने की भी कोशिश की थी। तो हालांकि ना तो जो इंडियन हाई कमीशन ने इसको इनकार किया, ना स्वीकार किया, तो उससे भी अंदाज लगता है कि शायद जो पीछे, पर्दे के पीछे कुछ न कुछ संवाद जरूर है। तो भारत की केवल एक ही चिंता है कि वहां पे अस्थिरता खत्म हो, क्योंकि अस्थिरता के माहौल में वोट बटोरने के लिए वहां पे भारत विरोधी माहौल होता है। पर एक बार वहां सरकार बन जाएगी तो चीजें काफी ठीक होने की संभावना है। वंदना जी। हम लोग के जानकार हैं रत्नेश जी, ये जो इलेक्शन हो रहा है इसमें सबसे बड़ा सवाल यही कि जो आने वाली सरकार होगी क्या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दे पाएगी, क्या उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से घटनाएं घट रही हैं, और 1971 के बाद से 14% जो आबादी थी अल्पसंख्यकों की वो घटकर 8% हो गई है, और बीते कुछ दिनों में अंतरिम सरकार के दौरान तो 2900 से ज़्यादा ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं, हत्याएं हो चुकी हैं। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यही कि आज भी, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्हें वोट करने से रोकने की साजिश हो रही है। वंदना, देखिए, बिंदुवार तरीके से और घटनाएं जिस तरह से हुई हैं उनसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो यूनुस सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ा एक ग्रिप तैयार किया जा रहा है वो ये है, क्या यूनुस इस चुनाव के बाद सत्ता के केंद्र में बने रहना चाहते हैं या नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आपने शेख हसीना के पदच्युत होने के बाद, निर्वासन के बाद ये देख लिया कि एक अस्थिर बांग्लादेश भारत की परेशानी का भी सबब है। बीएनपी के नेता जैसे अरविंद तेजावत जी ने कहा, ये तारिक रहमान करीब 17 साल बाद देश लौटे हैं, और इन चुनाव में कौन सी पार्टी सत्ता में आती है इससे ज़्यादा ज़रूरी है संवैधानिक सुधार, या जिसे जुलाई चार्टर कहा जा रहा है। और जैसा मैंने बताया था, इसीलिए इस मतदान में 2 बैलेट पेपर दिए जा रहे हैं हर मतदाता को, एक सफ़ेद रंग का और एक गुलाबी रंग का। हाँ। संवैधानिक सुधार ही ये तय करेंगे कि बांग्लादेश का भविष्य क्या होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात जो मैंने कही थी कि शेख हसीना के जो 30-40% वोटर्स ट्रेडिशनल हैं वो तो वोट कर ही नहीं रहे हैं, और उन्हीं को अनिर्णित वोट माना जा रहा है। तो बचे हुए आधे बांग्लादेश के जो वोटर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि बीएनपी सत्ता में आएगी या शफीकुर रहमान, जिन्हें मौलाना की छवि मिली हुई है और जो 11 पार्टियों का नेतृत्व कर रहे हैं, वो सत्ता में आएंगे। और दूसरा, ये संवैधानिक सुधार सिर्फ 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, हाँ या ना। अगर अभी तक के जितने रेफरेंडम हुए हैं बांग्लादेश में, कम से कम 90% वोटर्स ने हमेशा हाँ कहा है।
मतलब वो ना पे टिक करते ही नहीं है। जी। वो चाहे 1977 का रेफरेंडम रहा हो, 1991 का रहा हो, 1995 का रहा हो, तो संवैधानिक सुधार लागू किए जाए, ये इस पर हाँ या ना जो कहना है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और ये उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौन सी पार्टी चुनाव के बाद सत्ता में आती है। जी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या जैसा यूनुस ने कहा है कि चुनाव के बाद जो पार्टी जीतती है उसके नेता को वो सारी जिम्मेदारी सौंपकर शायद यूनुस सेंटर लौट जाए, जिसके कामों की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है रत्नेश जी, क्या लौटेंगे आपके पास, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। JS सोढ़ी साहब, जब हम चर्चा करते हैं कि 17 साल के बाद तारिक रहमान जब बांग्लादेश पहुंचे थे एक उम्मीद की किरण लेकर, BNP क्योंकि इस चुनाव में एक प्रमुख कॉम्पिटिटर के तौर पर है, आपको लगता है कि सिंपैथी वोट भी उनके पक्ष में जाएंगे? वंदना जी, इसमें कोई शक नहीं है कि जब भी चुनाव होते हैं और जब ऐसी कोई घटना घटती है जहाँ पे कोई बड़े नेता का देहांत होता है, तो एक सिंपैथी वेव फैक्टर तो होता ही होता है। ये हमने भारत में भी देखा है। तो ये तो एक पूरा एक ग्लोबल प्रक्रिया जो कि हर देश में होती है, तो इसका भी कुछ ना कुछ चुनावी फायदा तो तारिक रहमान को मिलेगा, क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग हैं जो कि पूरी तरह से BNP लॉयलिस्ट हैं। और जिस तरह से 15 साल का जब शासन हुआ था 2009 से 2024 तक, शेख हसीना का, जब उन्होंने खलीदा जिया को जेल में रखा और BNP ने चुनावों का बहिष्कार किया, तो वहां के काफी लोगों में भी आक्रोश था कि ये क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। और अभी भी जो ये इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, BNP के जो लॉयलिस्ट हैं वो तो BNP को वोट करेंगे, लेकिन एक बड़ा तबका अब भी वैसे ही है जैसे पहले था, क्योंकि अवामी लीग को बैन कर दिया गया है चुनाव लड़ने से। तो ओवरऑल बांग्लादेश की आंतरिक हालत में कोई ज्यादा सुधार आएगा नहीं। सुधार आता अगर ये चुनाव फ्री, फेयर और इंक्लूसिव होते, जहां पे सारी पार्टीज को पार्ट लेने में ये लीगल तरीके से अलाउ किया जाता। लेकिन क्योंकि एक बड़ी पार्टी को उन्होंने बैन कर दिया है और उनके भी 30 से 35% लॉयलिस्ट वोटर्स तो हैं ही हैं, तो ओवरऑल सिंपैथी वोट तो मिलेगा। अब BNP या जमात में से कोई ना कोई जीतेगा, चांसेस ज्यादा BNP के हैं, लेकिन बांग्लादेश की अंदरूनी हालत में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। और मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा वंदना जी। देखिए, जो हुआ सो हुआ, वो तो अब जो पास्ट है उसको तो कोई बदल नहीं सकता, सीख ही सकता है। बांग्लादेश में जो भी सरकार बनती है, अगर वो वाकई में बांग्लादेश को तरक्की की राह पे लेके जाना चाहती है, तो उसे अपने तौर तरीकों में बदलाव लाना होगा। जिस तरह से 1.5 साल से मोहम्मद यूनुस ने भारत विरोधी गतिविधियां, हिंदू धर्म विरोधी गतिविधियों को वहां बढ़ावा दिया, क्योंकि उन्होंने कोई वहां पे एक्शन नहीं लिया। जब कोई बड़ा नेता जो सत्ता में होता है, जब वो कुछ एक्शन नहीं लेता है, तो वो साइलेंटली बढ़ावा देता है ऐसी चीजों को। ये अब जो भी पार्टी वहां चुन के आती है, उसे इन चीजों पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी देश अंदरूनी तौर पे ताकतवर या स्थिर नहीं होगा, वो कभी तरक्की के रास्ते पे जा ही नहीं सकता है। और साथ साथ मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा, ये भारत के लिए भी एक सुनहरा मौका है। जो हुआ सो हुआ, अब हमें भी बांग्लादेश के साथ एक नए सिरे पे चीजें शुरू करनी चाहिए। और इसमें हमें एक बड़ी अहम भूमिका, हमारे देश में एक बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन है मुस्लिम्स का, जिसके रिटायर्ड जनरल्स हैं मुस्लिम ऑफिसर्स, जिसके रिटायर्ड एम्बेसडर्स हैं मुस्लिम ऑफिसर्स। पाकिस्तान अगर धर्म के नाम पे बांग्लादेश से नजदीकियां बढ़ा सकता है, तो भारत इन मुस्लिम ऑफिसर्स और रिटायर्ड एम्बेसडर्स का इस्तेमाल करके बांग्लादेश से धर्म के नाते पे क्यों नहीं नजदीकियां बढ़ा सकता है। पाकिस्तान अगर डोनाल्ड ट्रंप को 2 बारी नोबेल पीस प्राइज के लिए लिख सकता है, मिले ना मिले बात अलग है, भारत को क्या रोकता है कि हम तारिक रहमान को या बांग्लादेश के चीफ आर्मी स्टाफ को हम बुला के यहाँ पे सम्मानित करें। ये जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, ये हमें नए सिरे पे शुरू करना होगा। और आखिरी मेरी रिक्वेस्ट है भारत के अधिकतर मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल से, आपका चैनल बहुत अच्छा है क्योंकि आपका चैनल बिल्कुल सही खबर दिखाता है, लेकिन भारत में अधिकतर मेन स्ट्रीम चैनल्स लगातार एक ही चीज पे पिटारा पीटते रहते हैं, बाकी देशों से दुश्मनी मोलते हैं। आज से 21 साल बाद जब भारत के विकसित होने की रिपोर्ट लिखी जाएगी 2047 में, एक अहम भूमिका भारत मीडिया पे डिस्कस होगी, भारत मीडिया ने क्या रोल किया। हमने देखा किस तरह से मालदीव्स के साथ रिश्ते, एक ट्विटर हैंडल ने, जो बहुत प्रसिद्ध ट्विटर हैंडल है, उसने गलत ट्वीट किया और हमारे रिश्ते मालदीव से किस तरह खराब हो गए।
भारत को भी आप एक नए सिरे तौर पे, जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें जैसे ठीक मैंने है। कहा ये रिटायर्ड मुस्लिम ऑफिसर्स, इन सब का इस्तेमाल करके आउट ऑफ द बॉक्स करके हमें भी बांग्लादेश के साथ एक नए सिरे पे एक रिश्ता कायम करने की शुरुआत की कोशिश करनी चाहिए। ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सत्ता में आता है। प्रशांत कुमार शील जी में हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्वागत है आपका। प्रशांत जी, आपको लगता है कि फेयर इलेक्शन बांग्लादेश में हो रहे हैं? क्योंकि आज भी आरोप लग रहे हैं कि वहाँ धांधली की जा रही है, चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है और खासतौर से अल्पसंख्यकों को वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है। ये तो आप तो देखते हो बांग्लादेश में हिस्ट्री का, वोटिंग का हिस्ट्री का, तो ये तो वेरी रक्तपात का वोट का इतिहास है बांग्लादेश में। 50 इयर्स को इतिहास देखता है तो मेरा सिनारियो देखता है बिल्कुल फाइन, बट आफ्टर द वोटिंग काउंटिंग एंड द नेक्स्ट प्रोसीड्यूर, ये तो संघर्ष है, मेरा ऑब्जर्वेशन है। बट आप देखता हो जो यस्टरडे नाइट तक गुजब आता हो फेसबुक में, सोशल मीडिया, आप तो जानता है, तो सोशल मीडिया इज ए वेरी वाइब्रेंट फॉर द कैंपेन एंड एवरीथिंग। तो देखता हो इधर में प्रचुर मीम आता हो, फेसबुक ट्रॉल आता हो, ये तो मैनिपुलेट करने का वोटर के लिए, ये तो वेरी न्यू एक्चुअली न्यू थिंकिंग फ्रॉम द बांग्लादेश का पॉलिटिक्स। आप तो जानता हो तो जेनजी का फर्स्ट वर्ल्ड कप, जेनजी का फर्स्ट इलेक्शन होता हो विप्लव में बांग्लादेश में, एंड वर्ल्ड मीडिया को तो देखता हो इधर में क्या होता हो एंड आफ्टर वोटिंग परिस्थिति क्या होता। आफ्टर ऑल यू देखता हो मेरा परिस्थिति ये तो संतोष से नो प्रॉब्लम है, बट आपकी जो कंट्रोल होता है आपका वोट का रिजल्ट के मनता है नहीं मनता है। So it's a very very crucial question for the people and also the candidate को होता है, कैंडिडेट के मनता है कि वोट का रिजल्ट नहीं मनता है, तो दिस इज फाइट आता है। आप तो जानता है तो बांग्लादेश में प्रेजेंट टाइम का जमात इस्लाम से ज्वार आता है, ये तो यह नहीं जानता है, तो इस्लामिक आइडियोलॉजिकल इधर तो बढ़ता है, ये तो चैरिटेबल चार्ज का तो इस्लामिक का मेन चर्च लैंड का ये तो बहुत पुराना प्लान है। तो यह प्रेजेंट टाइम को मेरा देखता हो जमात ऑलरेडी डिक्लेयर कर रहे हैं, ये दे आर द स्टारिंग फोर्स तो वोट का जितना है, ये द क्रूशल पॉइंट। तो बांग्लादेश का साधारण जन वर्सेस के जमात का एलाई होता हो, ये कि पीपल एक्सेप्ट करना और नहीं करना है, ये तो वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। एंड अदर देखता हो तो बांग्लादेश में आप तो जनता हो फ्रॉम जमात का अलाई करता है तो बारोदलिया का जोट के लिए, तो ये जोट का इस्लामिक शरिया का आइन का बास्तवायन करने की देयर मैनिफेस्टो हो। तो बांग्लादेश में ये दल है, तारेक रहमान के दल है, दल का नाम के बीएनपी है। तो बीएनपी एंड जमात वंस अपॉन ए टाइम साथ रखता हो, तो जमात का एडवांटेज, फुल एडवांटेज पाता तो बीएनपी की है। ठीक है अरविंद सिंह जी, आप कैसे देख रहे हैं अगर बीएनपी सत्ता में आती है या फिर जमात इस्लामी आती है, क्योंकि जो मुख्य चेहरे हैं तारिक रहमान और शफीकुर रहमान, इनके बीच एक टफ फाइट यहाँ पर मानी जा रही है कि उनकी जो नीतियाँ होंगी या फिर जो उनकी आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश किसके हाथों में ज्यादा सुरक्षित है? देखिए, अगर वर्तमान समय में देखें तो बांग्लादेश किसी के भी हाथों में सुरक्षित नहीं है। इसकी वजह साफ है, मैं बांग्लादेश के लोगों के व्यू पॉइंट से देख रहा हूँ, क्योंकि किसी के भी पास कोई ऐसा रोड में ऐसी कोई नीतियां नहीं है जिसके आधार पर बांग्लादेश का कोई बहुत लंबे समय के लिए कोई विकास की नीतियां तय हो सके। दबाव में है, छोटा देश है, तमाम देशों का दबाव रहता है जी। चीन और भारत के बीच में बांग्लादेश की वही हालत है जो कि 32 दांतों के बीच में जीभ की हालत होती है, कभी भी कट सकती है। तो लगभग वो हालत है बांग्लादेश की। हाँ, इतना तय है कि अगर सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा, सरकार बन जाती है वहां पे, तो कोई भी स्थिर सरकार भारत के साथ मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से विरोध में बढ़ना चाहेगी। इसका कारण ये कि उसकी काफी हद तक आर्थिक निर्भरता भारत पर है, और जो वहां के जो नेता बड़े बड़े दावा करते थे, खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, वो तो बिल्कुल संभव ही नहीं है। क्योंकि अगर हम इधर बहुत सारे भारत के क्षेत्रों से देखें तो बांग्लादेश की काफी रसद और सप्लाई इजीली काटी जा सकती है। तो दबाव में है, या यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान भी किसी भी हालत में भारत की जगह नहीं ले पाएंगे। कारण ये कि भारत और बांग्लादेश की जो निर्भरता है वो दशकों पुरानी है।
तो चीजें बेहतर होगी। और भारत सरकार, यही कारण था कि इतने तमाम उकसावे वाले बयानों के बावजूद उसने संयम बरता, उसने एक शब्द भी नहीं बोला। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि प्रूवन है कि जो बैकडोर डिप्लोमेसी है वो चलती रही है। जी। हमारा उनके साथ संवाद है, डायलॉग है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस स्थिरता की जरूरत है, जो बहुत जल्दी आ जाएगी।